आम लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस ने अगर सही मुजरिम को अगर पकड़ भी लिया तो भी बिकॉज ऑफ अदर प्रेशर, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो या कोई सीनियर्स का हो, उन्हें छोड़ना पड़ता है। हर आदमी पावर के मिसयूज के रूप में देखता है कि कौन अपनी पावर का कितना ज्यादा मिसयूज कर सकता है, उसी रूप में आपकी पावर काउंट होती है। ट्रू। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को मिसयूज के लिए नहीं दिया, उसने तो हमें लोगों की हेल्प करने के लिए, मतलब वो सच्चाई के नाम पे भी हमें एक्सट्रीम ही परोसा जा। पुलिस रीचिंग लेट एक्सट्रीम है, नॉट ऑलवेज, होगा कभी कभार होता है बट नॉट ऑलवेज। पुलिस जो वर्दी में गाने गा रही है, वर्दी में तो सस्पेंड हो जाओगे यार। और पुलिस एक्टिंग एज ए सिंघम, वो भी एक्सट्रीम है। सर शेयर विद अस सम एनकाउंटर्स जो आपने करे हों। पुलिस तो क्रिमिनल से डेली वार लड़ रही है। आर्मी की लड़ाइयाँ बहुत कम होती कंपेरेटिवली। 95 से 96% केसेज ऑफ रेप आर बाय नोन पीपल। बाय नोन पीपल। Sir, welcome to OMG. थैंक यू सो मच। It's an absolute honor कि आप जैसी शख्सियत आज हमारे सामने है। Thank you for choosing to spend this evening with us. माय प्लेजर टू। Sir, बचपन से जो गेम था चोर पुलिस का हमने बहुत खेला, आपने बहुत लंबा खेला सर। 34 साल प्लस। सर 34 साल आपने इस फील्ड को दिए, क्या सीखा? आई एंजॉयड, मैंने खूब एंजॉय किया इसको। और मैं तो कहता हूँ कि ये वो सर्विस है जो आपको हजारों हजार लाखों लोगों की मदद करने का मौका देती है। तो यही सीखा कि अगर जो आपको सरकार या सिस्टम या संविधान जो आपको पावर देता है या अधिकार देता है, ठीक है, अगर आप उनका सदुपयोग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मोस्टली लोग पावर को मिसयूज के रूप में ही जानते हैं कि आप किसी का कितना ज़्यादा बिगाड़ सकते हो। बिल्कुल। मोस्टली लोग जिनके पास जब पावर आती है ना, वो ये सोचते हैं कि किसका क्या बिगाड़ सकते हो, उसी रूप में देखते हैं जी। मैं इस पे एक छोटे से जोक भी मुझे याद आ गया कि हमारे यहाँ तो, हम हरियाणा के गांव से आता हूँ मैं। हाँ जी। पानीपत जिले के। तो वहाँ उनको पता ही नहीं था IPS क्या होती है। और क्योंकि वहाँ तो एक कांस्टेबल बनना ही सपना होता है। बिल्कुल। और उससे हवलदार बन के जाने कितनी बड़ी बात होगी, है ना। दरोगा जी तो सबसे ऊपर है। मतलब वहाँ आशीर्वाद भी यही मिलेगा कि दरोगा जी बने। तो उसमें पूछा ये होता क्या यार, IPS तो बन गया, है क्या चीज़। तो कोई पड़ोस में ही मेरे बगल में ही खड़ा था, बोले भाई जिसमें से चाहे उसमें से गोली निकाल दे। अच्छा। जिसको चाहे उसको गोली मार दे। हाँ, इतनी पावर होती है। हाँ, इतनी पावर होती है। तो ये मतलब ये नेगेटिव कोनोटेशन हुआ ना। आम भाषा में ये होता है कि भाई इतनी पावर है कि जिसको गोली मारनी मार सकता है। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई हर आदमी पावर के मिसयूज के रूप में देखता है कि कौन अपनी पावर का कितना ज़्यादा मिसयूज कर सकता है, उसी रूप में आपकी पावर काउंट होती है। ट्रू ट्रू। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को मिसयूज के लिए नहीं दिया, उसने तो हमें लोगों की हेल्प करने के लिए दिया। बिल्कुल। ठीक है ना। पुलिस के पास ऐसे ट्रिपल पावर है, पावर ऑफ यूनिफॉर्म, पावर ऑफ वेपन्स एंड पावर ऑफ लॉ। सर कैसे कैसे बताएंगे आप? देखिए, पहले तो यूनिफॉर्म आप पहनते हो, उसी का एक ऑरा है। बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग यूनिफॉर्म से डर जाते हैं, जबकि डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए, उनको सेफ फील होना चाहिए कि पुलिस आ गई, अब तो मैं सेफ। सर क्या होता है कि अगर रास्ते में दिख गई पुलिस तो हम लोग कट लेते हैं कि भाई पुलिस ना पकड़ ले। ये गलत बात है ना, क्योंकि हमारे अंदर से डर होता है। क्यों, आप तो कोई क्रिमिनल क्राइम किया नहीं। हाँ। तो क्रिमिनल को डरना चाहिए। हाँ। तो कुछ हमारे सिस्टम में गड़बड़ है। सर अगर हम लोग हेलमेट नहीं पहने तो गलती हमारी होती है ना। हम कहते हैं पकड़ लेंगे। अलग बात है। अदरवाइज तो आदमी को खुश होना चाहिए ना, पुलिस आ गई, हम सेफ है। सेफ, बिल्कुल बिल्कुल। सो पहली पावर है यूनिफॉर्म की, जो आपने खुद माना जी, कि देख के कट लेते हैं। दूसरी पावर है वेपन है पुलिस के पास। बिल्कुल। पिस्टल है, रिवॉल्वर है, राइफल है, जरूरत पड़ी AK-47 है, उससे बड़ी भी वेपन्स है। बिल्कुल। तो वेपन्स किस लिए दें? इसलिए दिए हैं कि हम आपको सुरक्षित करें, पब्लिक को सुरक्षित करें। क्रिमिनल को उसे डर लगना चाहिए। ट्रू। जरूरत पड़ी तो क्रिमिनल से फाइट भी करनी पड़ सकती है। टेररिस्ट से फाइट करनी पड़ सकती है, करते हैं हम लोग फाइट। राइट। सो वेपन्स आर टू सेफगार्ड द पुलिस, द पब्लिक। ठीक है ना। तो वो भी एक पॉजिटिव पावर है। बिल्कुल सर। पर कहीं कहीं उसका भी दुरुपयोग आप सुनते हैं। गंगा जल। यस। और तीसरी पावर क्या है? गंगा जल से याद है, उसके जो डायरेक्टर है ना, हमारे फेस्टिवल में आने वाले हैं देहरादून। यस सर। 29, 30 और 1 को क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल। हाँ, तो प्रकाश झा साहब। हाँ। तो तीसरी पावर जो पुलिस की है वो है
पावर ऑफ लॉ, कानून का अधिकार है यार, मेरे पास FIR करूं या ना करूं, अरेस्ट करूं कि नहीं करूं, ये कितनी बड़ी पावर है। एक व्यक्ति के सारा लाइफ उस पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। अगर आपके अगेंस्ट FIR होगी तो आप तो कल्प्रेट हो गए लॉ की नज़रों में, और चार्जशीट हो गए तो और बड़े हो गए, अरेस्ट हो गए तो फिर आपके पासपोर्ट भी नहीं बनेगा, आप मतलब आप यू बिकम एन एक्यूज्ड, यू बिकम टेंटेड, ठीक है ना। तो वो जो पावर है, तो ये तीनों जो अधिकार दिए हैं ना पुलिस को, ये तीनों इसलिए दिए हैं कि हम लोगों की मदद करें, पीड़ित की मदद करें। so, बहुत सही कहा गया और है बदमाश के अगेंस्ट कार्रवाई करें, क्रिमिनल के अगेंस्ट कार्रवाई करें, टेररिस्ट के अगेंस्ट कार्रवाई करें। तो वो जो है, तो जो मैंने कह रहा हूँ सर्विस में हमने ऐसे हजार लोगों की हेल्प की है जिनको ज़रूरत थी, क्योंकि पुलिस की ज़रूरत तो विक्टिम को है। बिल्कुल सर, पीड़ित को है। इट राइटली सेड सर कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। तो आपके पास पावर तो बहुत है, बट उसकी जिम्मेदारी से आप कैसे यूज़ कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। सर पिछले साल एक इंटरेस्टिंग मूवी आई थी, 12th फेल। हाँ जी, हाँ जी। विक्रम मैसी की मूवी थी, सर देखिए आपने? हाँ, मैंने देखी। सर कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी लगी। सो वी एज सिविलियंस हमें लगता है कि दिस इज़ द ट्रू डिपिक्शन कि ऐसे ही एक IPS ऑफिसर बना जाता है। आपने वो जर्नी खुद जी है सर, या ट्रैवल करी है? बिल्कुल जी है। क्या सर वैसे ही लाइफ होती है टफ, जहाँ पे एक टाइम की इतनी कम अवेलेबिलिटी होती है, उसी में आप तैयारी कर रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, आपके आंसर की तैयारी, सब कुछ प्रेपरेशन, इट इज़ सो टफ। एंड फॉर अ पर्सन लाइक हिम हु केम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, इतना टफ था। हाउ वॉज इट फॉर यू सर? देखिए, पहली बात बताऊं, मुझे जो आप कहेंगे तो वो काफ़ी रियलिस्टिक है, बट 100% रियलिस्टिक हो ये मुझे भी थोड़ा डाउटफुल लगता है, क्योंकि 100% सच्चाई में ना, ये जब फिल्में बनाते हैं, हमारी भी किताबें आ चुकी, तो वो जो फिल्म मेकर है थोड़ा मसाला डालना चाहता है। तो मुझे लगा कि जब वो जैसे आटा चक्की पीस रहा है तो थोड़ा ओवर लगा मुझे। उसने प्रीलिम्स निकाल लिया है, तो उसकी शायद ज़रूरत नहीं है, उसने किया होगा, हो सकता, मतलब आदमी क्यों ना वहाँ सर्वाइव करने के लिए। देखो आजकल ये कोचिंग के अड्डे बन गए हैं, मुखर्जी नगर है, जो ओल्ड राजेंद्र नगर है, ORN वगैरह, तो काफ़ी वहाँ हज़ारों बच्चा रहता है, तो वो भी एक कल्ट सी बन गई है। तो वहाँ रहता है, सर्वाइव कर रहा है, रहने का, खाने का, ये सब, थोड़ा खर्चा तो चाहिए। तो मोस्टली लोग ट्यूशन करके कर लेते हैं, कुछ और छोटे मोटे काम करके कर लेते हैं, बट इस तरह का जो चक्की चलाना दिखा है वो मेरे को थोड़ा ओवर लगा, क्योंकि वहाँ रह के आप कैसे तैयारी करोगे। वैसे उसका इतना तो दिखाया कि उसमें अटेम्प्ट हुआ नहीं, उस अटेम्प्ट में उसका हुआ नहीं, क्योंकि तभी होगा जब आप एक्चुअली फोकस्ड लगोगे, पूरा 24 घंटे दिमाग वहीं रहेगा, तभी आप कर सकते हो। तो अदरवाइज क्वाइट रियलिस्टिक एंड ऐसे ही है। बहुत सारे बेचारे बच्चे जो है UPSC के उसमें फंस के बाहर निकल जाते हैं, और कुछ भी सर्विस नहीं मिलती, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। सर आप किस साल में ज्वाइन किया था सर आपने? मैंने 89 में ज्वाइन किया। 88 एग्जाम। आई वॉज बॉर्न इन दैट ईयर सर। और 86 में मैंने BTech की थी IIT दिल्ली से। नाइस। तो सर ये कैसे हुआ आपका शिफ्ट कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो एंड देन फ्रॉम देयर यू मूव टू UPSC? मुझे लगा इंजीनियरिंग में 3rd ईयर के बाद की जो मेरी इंटर्नशिप थी कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। हम इंजीनियर बहुत अच्छे कर रहे हैं, सोसाइटी में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, बट उसके लिए एक स्पेसिफिक माइंडसेट चाहिए, है ना। इकिगाई सुना है ना आपने, कि हम लोग वो करें जो व्हाट वी लव टू डू एंड व्हाट वी आर गुड एट, इन दोनों का कॉमन एरिया हो ना, वही करेंगे तो पैशन होगी। अगर पैशन के फील्ड में जाएंगे ना तो हमेशा अच्छा करेंगे। तो मैं समझ गया कि आई मे बी गुड एट मैथमेटिक्स बट आई एम नॉट गुड एट इंजीनियरिंग, दोनों अलग अलग हैं। उसके लिए थोड़ा इमेजिनेशन, 3D इमेजिनेशन ज़्यादा चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, थोड़ा आपका मैकेनिकल टाइप का दिमाग होना चाहिए, चीज़ों को जोड़ने तोड़ने वाला। तो मेरी मैकेनिकली थी ब्रांच, तो उस पार्ट में मैं थोड़ा वो था, आई वॉज नॉट वेरी कीन और इंटरेस्टेड, वो मेरा मतलब फोर्टे नहीं था। तो इसलिए मुझे जो 2 महीने मैंने करी अपनी इंटर्नशिप, तो मुझे लगा यार आई यूज टू स्पेंड माई टाइम वेरी, मतलब फाइंड इट वेरी टफ टू स्पेंड दोज 8 आवर्स। तो मुझे लगा 8 घंटे नहीं कट रहे तो ज़िंदगी कैसे कटेगी भाई। तो फिर वहाँ से शिफ्ट का सोचा, तब सिविल सर्विस के सामने आए कि यार वो बेटर है, वहाँ लोगों की हेल्प करने के ज़्यादा मौके मिलते हैं, सोसाइटी के लिए ज़्यादा काम किया जा सकता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है उसमें। तब शिफ्ट किया, तब शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। शिफ्ट होने में तो फिर लगा 2-2.5 साल और लगा। अच्छा। और डिसीजन मैंने 85 की जो
मई जून था जिसमें हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है, उसमें मैंने डिसीजन लिया। वाह वाह सर, आईपीएस को हमने देखा है मूवीज़ के ज़रिए। सिंघम एक मूवी आई थी जहाँ पे वी सॉ बाजीराव सिंघम कि बस जब कोई आईपीएस ऑफिसर आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, तो क्या ऐसा होता है असली में? देखिए फिल्मों की जो है सच्चाई जो है ना इन सबसे अलग है। तो सर सच्चाई क्या है सर? जो पुराने टाइम में आप देखो फिल्मों में पुलिस को ना बट ऑफ जोक दिखाया जाता था, है ना, कि पुलिस वाला सबसे आखिर में आएगा। जब हीरो सब कुछ कर कुरा लेगा तब पुलिस पहुंचती थी। ये क्या बात हुई? हमने पूछा एक आध से तो वो बता देते यार, अगर पहले आ गया तो फिर हीरो क्या करेगा? हीरो किससे बनेगा फिर वो? तो इसलिए पुलिस वाला लास्ट में आता था, बट ऑफ जोक। फिर वो धीरे धीरे स्टेज आई कि पुलिस वाला ही हीरो बन गया। आप समझ गए ना, पुलिस वाला ही हीरो बन गया। आई तो स्टेज अर्ध सत्य ने शुरुआत की थी। आपने अर्ध सत्य का नाम सुना होगा? नहीं, क्योंकि मूवी ही 80s में आई है। You said you were born in 80s। हाँ सर, अर्ध सत्य नहीं सर। हाँ, आप जरूर से जरूर आज गूगल करिएगा। इसमें क्या था सर? ये फिल्म थी ओमपुरी जी की। हाँ। और इसमें एक पुलिस ऑफिसर है ओमपुरी, सब इंस्पेक्टर है जी, नॉट एन आईपीएस ऑफिसर, ना कांस्टेबल है ना आईपीएस, बीच का है, जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग रैंक होता है, जो सब इंस्पेक्टर होता है, जो एसएचओ भी वही बनता है, थाना अध्यक्ष बनता है, तो उस रैंक का ऑफिसर है वो। और उसमें उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी सर्विस की मजबूरियाँ, वो सब दिखाया गया है, ठीक है। और ऐसा सीन आता है कि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन कुछ और चल रही है और वो उतार रहा है किसी क्रिमिनल पे, ठीक है। क्रिमिनल है, वो भी साइकिल चोर है, साइकिल 200 400 500 रुपये, उसको बेचारे को पीट के अधमरा कर देता है। सो वो दिखाया गया। फाइनली फिर उसका कहीं ना कहीं वो पुलिस वर्सेस पॉलिटिशियन का स्ट्रगल जो पुलिस में दिखाया जाता है फिल्मों में, वो उस पे एंड होता है। वो भी काफ़ी बड़े स्टेप्स उठाता है, बट वो फर्स्ट रियलिस्टिक मूवी कहलाती है हमारे इंडिया में पुलिस के ऊपर जो बनी थी, अर्ध सत्य, जिसमें पुलिस वाला हीरो बना है। पर वो फिर लंबा नहीं चला, बहुत लंबे गैप के बाद आपको सिंघम देखने को मिली। तो सर हम लोगों के लिए, तो मैं ये कहता हूँ, न तो वो सच था और न ही ये दबंग सच है जिसमें पुलिस वाले गाने गा रहे होते हैं वर्दी में ही, हैं, ठीक है। तो और न सिंघम सच है, सच तो कहीं बीच में है। मुझे आपकी वाइब्स हैं सर, मतलब आपके अंदर वो एक ऑरा दिखता है मुझे कि हु कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द फील्ड। हाँ नहीं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तो हम रहे हैं, बट मेरा मतलब जो मेरी किताब है खाकी में इंसान, उसमें मैंने पुलिस का ये ह्यूमन फेस दिखाने की कोशिश की, और ये पूरा सच कि सच्चाई कहाँ है। तो हम जो सच्चाई करके भी जो फिल्में आ रही हैं या सीरीज आ रही है, आज की सीरीज में दुनिया भर का गाली गलौच आ रहा है, वो कुछ जरूरी थोड़ी आपको वो करना, ऐसा तो है नहीं उसके बिना पुलिसिंग नहीं होती। बिल्कुल। तो उसको हम और बेटर कर सकते हैं, मतलब वो सच्चाई के नाम पे भी हमें एक्सट्रीम ही परोसा जा रहा है, ठीक है ना। ये सारे एक्सट्रीम है, पुलिस रीचिंग लेट एक्सट्रीम है, नॉट ऑलवेज, होगा कभी कभार होता है बट नॉट ऑलवेज। पुलिस जो वर्दी में गाने गा रही है, हीरोइन के चक्कर काट रही है, तो वर्दी में तो सस्पेंड हो जाओगे यार। तो वो भी एक्सट्रीम है, और पुलिस एक्टिंग एज ए सिंघम, वो भी एक्सट्रीम है। ट्रू। तो पुलिस को रियलिस्टिक फेस में दिखाएंगे ना। एक आध फिल्में भी आजकल आई, आर्टिकल 15 अच्छी थी, दिल्ली क्राइम अच्छी सीरीज आई है, थोड़ा पुलिस को रियलिटी के नज़दीक दिखाया है। तो सर हम लोगों के लिए एक आईपीएस ऑफिसर क्या करते हैं जब स्टार्टिंग होती है, तो क्या करते हैं? बिकॉज हम लोग तो शायद मिल नहीं पाते उन लोगों से आमतौर पे, पर क्या करते हैं? हमारे बहुत तरह के काम होते हैं। जैसे सर स्टार्टिंग में हम लोग एज एएसपी शुरू करते हैं। एज एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कमिश्नरेट सिस्टम में बात करिए तो एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, विच इज ए रैंक अबव एसएचओ। ओके, मतलब 2 या 3 थानों को आप सुपरवाइज करते हो, उनके बॉस होते हो। ओके, 2-3 एसएचओ आपके अंडर में होते हैं, उतना एरिया आपके अंडर जुरिस्डिक्शन में होता है। तो उसका फिर उतने एरिया का आप सब कुछ देखते हो, क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, वीआईपी ड्यूटीज, सुरक्षा करना है, मेले ठेले हैं उसके बारे में फिर उसका सब कुछ आप देखते हो। तो जो हमारा दिन है वो कंप्लेंट हैंडलिंग, पुलिस के जो केसेज हैं, इन्वेस्टिगेशन, जो उनको मॉनिटर करना, फील्ड पे जाना, मर्डर हो गया, जो हीनियस केसेज होते हैं ना, हीनियस क्राइम, उसमें हम लोग मौके पे जाते हैं।
हल्के केस में जाना जरूरी नहीं होता इस रैंक, ठीक है। वैसे 1 साल हम ट्रेनिंग भी करते हैं, उसमें से 3 महीने में हम लोग SHO भी बनते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट फील्ड पोस्टिंग। ओके, ट्रेनिंग करके फील्ड ट्रेनिंग में आते हैं और 2-3 महीने दिखा के आपको सिस्टम को, फिर आपको SHO का पहले 3 महीने का ट्रेनिंग का रोल देते हैं, उसमें आप सीख जाते हैं, फिर ये रेगुलर वाला रोल। तो इसमें बेसिकली क्राइम कंट्रोल है, नाइट पेट्रोलिंग है, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना है, पकड़ना, धरपकड़ करना है, ट्रैकिंग करना है, प्रिवेंटिव पुलिसिंग करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है। सर शेयर विद अस सम एनकाउंटर्स जो आपने करे हों, कुछ केसेस जहाँ पे मतलब मज़ा आए सुनने में, बता दीजिए सर। आपने बहुत सारे करे हैं लाइक 34 इयर्स में। तो ठीक है, मजा आपको लग सकता है कि so बिकॉज हम तो ऐसे होता है ना कि अरे क्या गोली मारी और ऐसे ऐसे हुआ, तो यू हैव बीन देयर एंड उस मौके को अगर आप रिक्रिएट कर सको हमारे लिए, दैट विल बी वेरी इंसाइटफुल सर। देखिए इस मामले में पुलिस की लाइफ बहुत टफ होती है और कई बार ही सोचते हैं लोग कि जो सीनियर ऑफिसर है उसको तो बस घर बैठ के ऑफिस में बैठ के कमांड देनी, ऐसा नहीं है। यू हैव टू शो लीडरशिप, खुद मौके पे लीड करना पड़ता है। अगर आप लीड नहीं करोगे तो कोई फोर्स नहीं आएगी। तो हमने किए हैं और मेरा जो सबसे बड़ा एनकाउंटर तो जो नैनीताल के फुटहिल्स में था, नैनीताल की तराई में था, जब पंजाब का आतंकवाद जो है यूपी की तराई तक फैल गया था। और तब मैंने 94 में मैंने एक बड़ा एनकाउंटर किया टेररिस्ट्स के साथ, जिसमें 3 घंटे गोलियां चली, लगभग 3000 गोलियां चली। उनके पास AK-47 थी, हमारे पास भी थी, तो काफ़ी लंबा एनकाउंटर चला। यस सर, और बताइए क्या क्या हुआ उन 3 घंटों में? अब वो तो यार यही है कि मतलब उसकी बैकग्राउंड थी। मेरी जो किताब है ना, खाकी में इंसान, इसको देखिएगा, उसमें मैंने टेररिज्म की ट्रेजेडी पे भी चर्चा की कि कितना ट्रेजिक होता है। आदमी अखबारों में पढ़ के लगता है, परंतु वो उसका 1% भी नहीं है। और वो ट्रेजेडी ऐसा नहीं है कि खाली पब्लिक के लिए हो, ये सबके लिए ट्रेजिक होता है। इस तरह का जब एरिया में, पूरे एरिया में जब आतंकवाद आता है तो पब्लिक के लिए ट्रेजिक है, पुलिस के लिए ट्रेजिक है, पुलिस फैमिलीज के लिए ट्रेजिक है, टेररिस्ट के लिए ट्रेजिक है, उनकी फैमिलीज के लिए ट्रेजिक है। मतलब एक केस हुआ था वहीं इसमें उधम सिंह नगर जिला आजकल बाजपुर के पास, वहाँ एक टेररिस्ट ब्लास्ट हुआ, ठीक है। 94 में सर? 94 की बात है, हाँ 93 और 93 की बात जी। और वो जो ब्लास्ट था उसके लिए पहले उन्होंने ट्रैप लगाया पुलिस वाले को फंसाने के लिए। ट्रैप क्या था? एक होमगार्ड के पैर में गोली मार। सर ट्रैप कैसे किया? वही बता रहा हूँ ना, एम्बुश लगाया। एम्बुश लगाने से पहले होमगार्ड के पैर में गोली मारा। एक लोकेशन से गन्ने के खेत से गोली आती है, होमगार्ड के पैर में लगती है। होमगार्ड थाने पे जाके बताता वहाँ टेररिस्ट है आज। तो जो एक्टिव ऑफिसर है वो रश करेगा कि पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ का जो SHO और जो DSP लेवल का ऑफिसर है, ACP लेवल का, वो लोग 6 लोग जिप्सी में गए और वो पहले से एम्बुश लगाया हुआ था। कलवट के नीचे उसमें IED लगाई हुई थी, जिप्सी ब्लास्ट कर गई सब। ऑल 6 वर हाँ, उनके मतलब समझ लो 50 मीटर तक गए उनके बॉडी पार्ट्स। तो ऐसा भी ट्रेजेडी थी। और ये ट्रेजेडी इनके साथ भी होती है, जो टेररिस्ट हैं उनकी फैमिलीज के साथ भी होती है। तो इस किताब में मैंने उसको बहुत अच्छे से ह्यूमन एंगल से एनालाइज किया है और हाईलाइट किया है। तो जो मैं कहते हैं ना कि जो इंटेलिजेंस है वहाँ से खबर आती है, उसके बाद जो पुलिस कैसे एक्शन लेती है, जितना बता सकें, कीपिंग द सिक्योरिटी इन कंसिडरेशन। ये सारे ऐसा नहीं होता कि एयर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं कि इन्फॉर्मेशन खाली इंटेलिजेंस से ही आएगी, ऐसा नहीं। वो पुलिस भी एक अच्छा पुलिस वाला, उसकी अपनी भी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, एंड इंटेलिजेंस इज ऑल्सो आवर पार्ट, बट वो हायर लेवल पे इंटीग्रेट होती है। बट वो इंटेलिजेंस पब्लिक से भी आती है। हमारे पास भी आई थी, पब्लिक के थ्रू ही आई थी, ठीक है। और इंटेलिजेंस ऑफिसर भी उसमें बीच में इन्वॉल्व था, जो मेरा एनकाउंटर हुआ। उन्होंने कहा साहब गन्ने के खेत में आज यहाँ पे इस लोकेशन पे 2 टेररिस्ट छुपे हुए हैं। तो हमने उसका घेरा डाला और फाइनली एनकाउंटर हुआ। तो वो इन्फॉर्मेशन फॉल्स भी हो सकती थी, वो ट्रैप भी हो सकता था कि पुलिस को वहाँ बुलाओ और एम्बुश कर दो।
नहीं, यस, क्योंकि ये वो तो सारे उनका एरिया हो गया जहाँ पे उन्हें पता है ये उनको सारे बुरा। रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सर हाउ डू यू गेज कि मतलब हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो आर्मी वाले हैं उनका बहुत टफ रहता है, ऐसा हम लोग लाइक सोचते हैं आम लोग, बट दे नेवर अंडरस्टैंड कि जो पुलिस वाले हैं वो लोग अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इस देश की और सिस्टम की। कारण क्या है, आर्मी जो है ना हमेशा देश के दुश्मन के खिलाफ लड़ रही है, ठीक है, इसलिए उनके साथ देश की पब्लिक की सिंपैथी रहती है हमेशा, ठीक है। तो देश और पब्लिक उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाता है, ट्रू, उनके हीरोइक एक्शंस को भी समझ पाता है। ट्रू। पर पुलिस के साथ क्या है कि नॉर्मली पुलिस के साथ पब्लिक नहीं है, बिकॉज पुलिस का नॉर्मल कन्फ्रंटेशन बहुत सारी जगह पे पुलिस पब्लिक से भी वो कर रही है। कहीं उसको मेले में जाने से रोक रही है, कहीं जैसे आपने कहा हेलमेट पहनने का इन्फोर्स करा रही है, डिसिप्लिन कर रही है, तो वो और कहीं पे इंटरनल सिक्योरिटी हम कर रहे हैं ना, तो विद इन द सिस्टम हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे एंटी फोर्सेस जो है ना उसमें एंगल आ जाते हैं। तो पुलिस को हमेशा ऐसा नहीं होगा कि पूरा देश पुलिस के साथ खड़ा हो। ट्रू, बट फॉर आर्मी पीपल, जिसके खिलाफ मैंने एफआईआर की, जिसको मैंने जेल भेजा, जिसको मैंने चालान किया, वो नॉर्मली कहीं ना कहीं उसके मन में नेगेटिव फीलिंग रहेगा। जिसको मैंने कहीं वीआईपी के नज़दीक जाने से रोका, एब्सोल्युटली, हर जना चाहता है कि भाई आज हमारे प्रधानमंत्री आए, मैं वहाँ चला जाऊँ। कैसे चले जाओगे, सिक्योरिटी एंगल है। बिल्कुल। तो वो जो नेगेटिविटी है कि तो, इनकी वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो पुलिस डज नॉट एंजॉय द पॉजिटिविटी दैट आर्मी एंजॉयज, है ना। तो ये हमारे साथ एक ट्रेजेडी है। अदरवाइज आप सोचो वार तो बहुत लिमिटेड होते हैं, हम तो डेली वार लड़ रहे हैं। पुलिस तो क्रिमिनल से डेली वार लड़ रही है। आर्मी की लड़ाइयाँ बहुत कम होती कंपेरेटिवली, ठीक है। इसके बावजूद पुलिस को वो सिंपैथी नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। जो वर्किंग कंडीशन है सर वो थोड़ा सा डिफ़र करता है। जब लोग कहते हैं कि आप सियाचिन पे हो, वहाँ पे जो इतनी बर्फ़ पड़ती है, एज़ कम्पेयर टू दी वर्किंग कल्चर जो पुलिस का हो तो थोड़ा सा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू आर्मी, तो वो भी एक पॉइंट है। वो एक पॉइंट हो सकता है, पर मैं उसको भी उसके उसमें डेप्थ में जाता हूँ। मैं बीएसएफ में रहा हूँ 4 साल। ओह, आईजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और पंजाब बॉर्डर पे अगर आप जाएंगे, पाकिस्तान पूरे बॉर्डर पे जाएंगे, तो कश्मीर के एलओसी एरिया को छोड़ के लाइन ऑफ कंट्रोल, बिकॉज जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, पूरे बॉर्डर पे फर्स्ट फ्रंट लाइन पे कौन है? पुलिस फोर्स। नो, बीएसएफ। बीएसएफ, सॉरी। सो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इट इज नॉट द आर्मी। आर्मी पीछे है, 10, 20, 30 किलोमीटर पीछे है सब जगह। सो फ्रंट लाइन पे तो बीएसएफ खड़ी है, देश तो सोच रहा है आर्मी खड़ी है कि नहीं। वो आराम से अपने मतलब उसमें है। तो सबके रोल्स डिफाइंड हैं। तो ये आप ये समझ लीजिए टोटल जो स्ट्रेंथ होगी आपकी आर्मी की, उसका 2% आदमी होगा जो आपको सियाचिन जैसी कंडीशन में बैठा होगा, ठीक है ना। पुलिस वाले का मैं बता दूं आपको, 13 घंटे तो हमारी एवरेज ड्यूटी है। उसमें भी क्या होगा, 13 घंटे मतलब पूरे देश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट में तो लगती ही है, तो 13 हो जाते हैं। फिर कई बार क्या होगा, वो 13 घंटे करके गया, वापस गया, बोलेंगे एक्सीडेंट हो गया यार, चलो चलो सब लोग जो भी गए सब आ जाओ, जो सो रहे हैं उनके लिए भी अलार्म बजेगा, उठ जाओ। हाँ, सब उठ गए। तो कभी उसके 24 हो जाते हैं, कभी 48 हो जाते हैं। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम लोग क्या है ना, एक तो कुछ ड्यूटीज़ पुलिस की पब्लिक के साथ हैं, कुछ कहीं पे पब्लिक उनका करप्शन भी, कुछ लोग पुलिस वाले करप्ट भी हैं, वो सारे एंगल मिला करके, कुछ जो है किसी दबाव में काम करते हैं, इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, इसलिए भी नेगेटिविटी है। अदरवाइज कुछ पुलिस वाले बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिसकी उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। एक कोरोना का पीरियड था जिसमें उनको सम्मान मिला, जिसमें पूरे देश ने उसको रिकॉग्नाइज भी किया, इंक्लूडिंग आर्मी चीफ। अदरवाइज पुलिस वालों को वो रिकॉग्निशन और सम्मान नहीं मिलता जितना वो काम करते हैं। सर भी रिसेंटली धमकियाँ बहुत मिल रही हैं वीवीआईपीज़ को, जो मुंबई में हुआ, सलमान खान को काफ़ी धमकियाँ मिल रही हैं, बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया, सिद्धू मूसेवाला थे उनको मार दिया गया। तो जो ये सुपारी किलर्स होते हैं ये कैसे ऑपरेट करते हैं? देखिए, ये इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, जो मतलब बड़े गैंग्स होते हैं, और जिनका जो क्राइम का जो प्रोफेशन लेते हैं, आप समझ गए। क्योंकि कई बार ये क्राइम ना नॉर्मली ऐसे भी हो जाता है
एक हीट ऑफ द मोमेंट में, ठीक है ना, या 1 to 1 होता है, मेरा आपसे कोई झगड़ा है, नहीं सेटल हो पा रहा, फाइनली यू प्लान टू किल द पर्सन, मतलब मर्डर प्लान कर लिया दिमाग में, है ना, तो वो 1 to 1 क्राइम है, वो सोसाइटी में और जगह नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, कुछ क्राइम जो है साइकोपैथिक लोग होते हैं जी। ठीक है ना, तो वो क्राइम करते हैं, कुछ सैडिस्ट टाइप के लोग हैं जो रेप करेंगे, तो वो सब साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट है। बट कुछ क्राइम है जो प्रोफेशनल क्राइम कह लीजिए, ऑर्गेनाइज, जो इसके थ्रू उन्होंने इसको धंधा ही बना लिया है, ठीक है ना, तो ये उस तरह का क्राइम होता है। और अगर जो आपने पूछा कि मैं मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, तो एक मैं एसएसपी हरिद्वार था, 21 रुड़की का हुआ, वेस्टर्न यूपी का काफ़ी नोन माफिया था और उसके अगेंस्ट 30-40 केसेस थे, एक्सटोर्सन, सुपारी किलिंग, ये सब मिला करके, ठीक है। तो उसने एक 2003 की बात है, उसने एक रुड़की के उसको बिजनेसमैन को थ्रेट किया कि अब हमें 10 लाख दो, नहीं तो जो है विल किल यू। तो उन दिनों का 10 लाख आप समझ सकते हैं, आज के तो 2 करोड़ के बराबर तो हो ही गया। तो वो बेचारे के पास जितना था नहीं, तो वो ये अप्रोच पीपल एंड देन ये अप्रोच मी। तो मैंने कहा भाई हम आपकी मदद करेंगे, ज़रूर करेंगे, वाई नॉट। और मैंने इमीडिएटली SHO रुड़की को बोला कि भाई आप इनकी जो ये आए मेरे पास, इनके FIR करो और इनको प्रॉपर केयर करो इनका, ठीक है। तो उसने जाके FIR लिखवा दिया। अब वो नेक्स्ट डे, बल्कि एक दिन छोड़ के एक दिन, वो मेरे पास आया एकदम तर कांपता हुआ, मतलब नॉट एबल टू स्टैंड। और फिर उसने मुझे एक ऑडियो सुनाया, उसको सुन के सब कोई भी काम जाएगा, मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज में बात कर रहा है वो जो गैंगस्टर है। तो वो उसको पहले तो 10 गाली देता है, MCBC तो बहुत छोटी है उसके आगे, मतलब है? और कहता भी तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो पुलिस पे गया? हाँ, तूने मेरे खिलाफ FIR करा दी, हम तो लोगों को माराते तब किसी की कोई हमारी FIR नहीं करता हमारे खिलाफ, तूने मेरे खिलाफ बाई नेम FIR कर दी। अब मैं बताता हूँ, अब मेरे को तुझसे ना 10 चाहिए ना 20 चाहिए, अब मैं देखता हूँ कि तुझे बचाता कौन है। मैं तेरे पिछवाड़े में इतनी गोली मारूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, फिर तो और गालियों में आ गया। तो अब देखते तेरा SP तुझे कैसे बचाता है। वो SP पे भी आ गया, इट यू आर टारगेटिंग मी। तो मेरे को समझ आया यार ये तो जो है इसके लिए तो बेचारे के लिए लाइफ प्रॉब्लम हो गई, हमने तो इसकी हेल्प के लिए किया। बट ये सच है कि मैंने उसको एक गनर भी दे दिया था। एक गनर उसको कहाँ तक बचाएगा? गनर 24 घंटे आपके साथ नहीं जा सकता, आपके साथ होगा तो आपकी फैमिली के साथ नहीं जा सकता। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल बच्चों का क्या होगा, है? बिल्कुल, उनके अगेंस्ट तो गैंगस्टर एक्शन कर सकता है। सो आई रियलाइज द ग्रेविटी कि वो बेचारा तो उसके लिए तो जीना मुश्किल हो गया। सुबह दोपहर शाम रात में सब नींद आनी बंद हो गई, इसको सपने में वही दिख रहा कि जाने किस एंगल से गैंगस्टर आके मार गया। तो हम लोग एक्स्ट्रा अलर्ट हुए, हमने कहा भाई चाहे 10 आदमी लगाओ, इसको तो हमें बचाना है किसी भी हालत में। वो तो SP को भी चैलेंज कर रहा है कि देखते हैं SP कैसे बचाता है, SSP कैसे बचाता है। तो यहाँ तक कि उसने ये भी पॉइंट आउट किया, हमें पता है उसकी वाइफ जो है लड़की जाती है, जीन्स पहनती है, मतलब इतना भी हमें ट्रैकिंग करते हैं क्रिमिनल गैंगस्टर लोग। इस तो फिर हमने प्लान किया और बहुत ही, ये मेरी किताब में कहानी है जो खाकी में इंसान है। और वो एक जगह और कॉल कर रहा था, हम दो कॉल्स पे हमने उसको, उन दिनों ये लोग ना PCO से कॉल करते थे 2003 में, राइट, STD PCO। तो हम लोग PCO से कॉल या नंबर ट्रैक किया, उससे जो टेलीफोन डायरेक्टरी वो जो लोगों से हम लोग आ जाता था, ऑनलाइन सिस्टम आ जाता था, टेलीफोन नंबर्स की एक CD आ जाती थी उन दिनों। तो उससे ट्रैक करके एड्रेस नोट किया, ट्रेस किया, एड्रेस किया, तब तक मैंने पुलिस पार्टी भेजी, तब तक कॉल कट गई। 3-4 बार हम फेल हो गए, ठीक है, कि भाई हमारी पार्टी पहुंचे उससे पहले गायब। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो हमने जो है ना इनको ट्रेन किया कि आप कॉल को लंबा खींचो, कॉल को लंबा खींचो। तो जो दूसरी लेडी थी ना, एक लेडी थी हरिद्वार में, ये था रुड़की में,
उसके पीछे वो गैंगस्टर लगे हुए थे एक ज़मीन के टुकड़े के लिए कि उस पर अपनी दावेदारी छोड़ दो, नहीं तो बस तुम्हें मार देंगे। हाँ, पिछली बार गोलियां हवा में थी, इस बार असली में जाएंगी। ये भी करते हैं लोग, हवाई शूट कर जाएंगे या आपके शटर पे मार जाएंगे 2 गोली धमकाने के लिए, बोले अगली बार फिर रियल में जाएंगी, फिर तुम्हारी बॉडी में जाएंगी, तो आदमी घबरा जाता है। सही बात है। तो वो लेडी हमारे काम आ गई और वो नेचुरल आ गई। कैसे हुआ, इसके जो 2 गैंगस्टर थे वो, तो एक तो बड़ा किंग पिन था, दूसरा उसका चेला था, और वो फ़ोन पे बात करते करते वो चेला जो है फिसल गया। उसने गलती करी। क्या गलती करी? वो कहता है कि अरे आंटी चल छोड़, अब उसका कब्जा देखा जाएगा, वो बाद में देखेंगे, पी रखी होगी उसने ज़रूर। तो ऐसा करना, जो तेरी बेटी है ना उसका नाम भी लेता हूँ, मेरा नाम नहीं याद है, उसको भेज दे एक रात मेरे पास, फिर हम पूरा दावा छोड़ देंगे उस ज़मीन पर से। बस फिर तो आंटी को गुस्सा आ गया, और कुछ हमने ट्रेन कर रखा था। फिर उसने ना उसको सुनाना शुरू किया, हाँ कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, इतने गिरे हुए नहीं हैं हम लोग, मर जाएंगे, चला तुझे को जितनी गोली चलानी हो, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, ऐसे कर करके फिर उसने उसको सुनाया, और इतने में कॉल खींचती चली गई। तो हमारी पार्टी पहुंच चुकी थी 70वें मिनट पे, और जो रिकॉर्डेड कॉल थी उसमें कट भी आता है कि वो बात बीच में ही कट गई और गोलियों की आवाज़ आती है। एक्चुअल में असली एनकाउंटर गाजियाबाद के पीसीओ पे जाके किया हमने, गाजियाबाद पुलिस से कोऑर्डिनेशन करके, हरिद्वार से आके। वाह। तो ऐसे होता है। आंसर, आप कहाँ थे उस समय? मतलब आप भी थे? मैं हरिद्वार था, मैं इसके मौके पे नहीं था, मेरी टीम थी। टीम थी आपकी? मैं पीछे था, मुझे सब पता था, पीछे मुझे रिपोर्ट कर रहे थे वो। How it feels, मतलब अच्छा लगता है कोई बड़ी इतने बड़े केस क्रैक करके, बहुत अच्छा लगता है। ये तो बोलते हैं ना हम 2 गुर्गे भेज देंगे, मेरा क्या जा रहा है, तो उनको पुलिस पकड़ेगी, फिर 2 दूसरे भेज देंगे, ऐसे ये इस भाषा में बात करते हैं। सर, जब बहुत ही हीनस क्राइम होते हैं, अभी कोलकाता में जो रेप केस हुआ वो एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था जो हुआ, उसमें पुलिस क्या कर पाती है? जैसे अभी भी लोग चाहते हैं कि भाई जो मुजरिम है उसे पकड़ा जाए, कोई हाथ नहीं आ पाता है। ऐसा क्यों होता है कि इतना डिफिकल्ट होता है पकड़ना? नहीं, ऐसा नहीं है, होता है, कभी कभी होता है। जहाँ तक रेप की मैं बात बताऊँ, उत्तराखंड पुलिस की आपको बताता हूँ, 95% 95 से 96% केसेज ऑफ रेप आर बाय नोन पीपल। बाय नोन पीपल? आपके परिवार में जो लोग होते हैं? परिवार है, दोस्त हैं, दोस्त के परिवार है, मतलब नोन है, वो आपके ऑफिस में वर्किंग वाले हैं, कहीं ना कहीं मेरा मतलब है नोन पीपल है, ठीक है ना। तो उसमें उसकी डायनेमिक्स अलग है। उसमें कई बार वो रेप की लेयर समझ लीजिए, है ना, कई बारी कॉन्सेंट थी या नहीं थी वो डाउटफुल होता है। ये कोई लिव इन में रह रहा है, बाद में रेप केस में कन्वर्ट हो जाता है, आप समझ गए। तो जो रिपोर्टेड केसेस की बात कर रहा हूँ उसमें से 95 टू, हमने पूरा डाटा है हमारे पास, उत्तराखंड पुलिस के डाटा से बोल रहा हूँ, पूरे देश की भी एवरेज वही होगी, 95-96% केसेस नॉन लोगों के द्वारा होते हैं, ठीक है। 4 से 5% केस हैं जो अननोन क्रिमिनल कर रहे हैं, और उसमें से भी हम लोग 95% प्लस को वर्कआउट कर लेते हैं, तो वर्कआउट रेट तो बहुत अच्छा है। अब कोई केस है सब कुछ कर लिया, नहीं, कभी कभी सफलता नहीं मिलती, कभी कभी जो है ना इनिशियल ट्रैकिंग, इनिशियली पुलिस स्लो हो जाती है किसी केस में, या वो उतने स्मार्ट नहीं होता है, सारे पुलिस वाले उतने केस क्रैक करने में उतने वो नहीं होते हैं, मतलब एक्सपर्ट। तो कई बार इनिशियल लीड छूट जाती है, कई बार शुरू में फोकस कम होता है, अटेंशन कम देते हैं, बहुत सारे कारण हैं, आप जानते हो। और जहाँ अगर हम लग गए पूरी उसमें, आजकल तो सीसीटीवी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है हमको, तो मतलब सीसीटीवी से फुटेज से पता चल जाता है कि लड़की कब कहाँ से जा रही है, आदमी कोई कहाँ से आ रहा है। तो काफ़ी कई बार मैंने केसेज 1,000 सीसीटीवी कैमरा देख के वर्कआउट किए हैं, तो हो जाते हैं। सर, आम लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस ने अगर सही मुजरिम को अगर पकड़ भी लिया तो भी बिकॉज ऑफ अदर प्रेशर, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो या कोई सीनियर्स का हो, उन्हें छोड़ना पड़ता है। उन्हें पता है, सपोज़ आप एज एन ऑफिसर आपको पता है कि ये मुजरिम है,
लेकिन फिर भी आप कुछ कर नहीं पाते क्योंकि प्रेशर आता है। एंड देखिए ये जो है ना, एक तो ये भी ज़्यादातर पुलिस जो इमेज है फिल्मों की बनाई हुई है ज़्यादातर, पहली बात, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये इस तरह के केसेस बहुत रेयर होते हैं। मैं अपनी किताब में खुद ये बात बोल के चल रहा हूँ, ये जो मेरी ह्यूमन इन खाकी, खाकी में इंसान वाली किताब है, कि आम आदमी को, पीड़ित को जस्टिस मिलना आसान नहीं है हमारे सिस्टम में। और पैसे वाला और प्रभाव वाला, है ना, रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, वो जस्टिस को मैनिपुलेट करते हैं इन देयर फेवर, ऑब्वियस रीजंस, मतलब या तो पैसे की पावर से या किसी के इन्फ्लुएंस की पावर से। वो सच है, वो होता है, बट वो इस हद तक होता हो कि हर केस, जैसे आप कह रहे हो कि हर केस ऐसा ही होता है, पुलिस पकड़ के लाते छोड़, नहीं, ऐसा हर केस ऐसा नहीं होता है। और मोस्टली विद टेक्नोलॉजी, स्पेशली विद सीसीटीवी, केसेस का क्रैक आउट भी रियल होता है। वर्कआउट केस क्रैक जो करते हैं, वर्किंग आउट बोलते हैं उसको, वर्कआउट ऑफ केसेस भी पहले पुराने ज़माने में कभी कभी हमें डाउट रहता था, ठीक है, हमने डकैती केस है, लूट का केस है, केस वर्कआउट कर दिया, SHO ने बताया वर्कआउट हो गया, और जब हम बात करेंगे मुकर जाएगा, ठीक है ना, कि साहब मेरे से तो झूठ पिटाई करके बनवा रहे हैं। तो अभी तो केस वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा रियल है। ये जो आपने बात कही है, कहीं कहीं किसी किसी के उसमें केस में होता है कि रिच और इन्फ्लुएंशियल लोग जो है उसको अफेक्ट कर देते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ऐसे इस तरह क्रिमिनल, बड़े क्रिमिनल बच पाते हैं। सर, एज एन ऑफिसर कैसा फील होता है? व्हाई डू आई आस्क दिस? सपोज एज अ जज आपको पता है कि ये इंसान गलत है, बट फिर भी उसके पास उसके खिलाफ एक पुख्ता एक सबूत नहीं है, तो उसको बरी कर दिया जाता है। बट कहीं ना कहीं द लॉयर नोज इट, द जज नोज इट, पीपल अराउंड नोज इट, बट लेकिन लोग कहते हैं कि भाई वी आर नो वन टू डिसाइड कि कौन सही कौन गलत। वो तो एक फेयर सिस्टम हो रहा है, अगर सबूत मिलेंगे तो ही गलत माना जाएगा। तो एज एन ऑफिसर आपने किसी को पकड़ा, आपको पता है कि ये बंदा गलत है, फिर भी उसके पास सपोर्ट है, इन्फ्लुएंस है, पावर है, और वो बच जाता है, तो एज एन ऑफिसर जिसने इतनी जान पे खतरा लेके एक मुजरिम को पकड़ा एंड वो चला जाता है, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि भाई हमने तो 34 साल प्लस किया, तो जो भी हार्डकोर क्रिमिनल है और हमने अगर उसको पकड़ा है और बड़े उससे एफर्ट से पकड़ा है, तो न तो उसको हमने कभी छोड़ा और न उसको छोड़ने के लिए कभी हम पे इस तरह की वाई इस रूप में, ठीक है, होते हैं प्रेशर्स भी आते हैं कभी कभी, पर इस रूप में कभी नहीं आते। पर कुछ एक ग्रुप ऐसा ज़रूर होता है जो जो है ना वाइट कॉलर रहता है अदरवाइज, ठीक है ना, वो बड़ा माफिया है, कई तरह के एंगल से पैसा बना रहा है, ठीक है ना, कई तरह के जॉब्स में, बट वो वाइट कॉलर है, सारे काम उसके मतलब लेयर्ड है, पैसा बना रहा है 1000 तरीके से, बट सोसाइटी में रह रहा है। आप समझ गए, जो वैसा क्रिमिनल है ना, डकैत है, लुटेरा, मर्डर, वो भागा हुआ है, उसको मैं पकड़ लाऊंगा, उसको बेच दूंगा, कोई इशू नहीं होता उसमें। ये जो वाइट कॉलर वाले जो क्राइम में होते हैं कुछ लोग, नॉट ऑल, कुछ लोग, वो बड़ा हेडेक पैदा करते हैं उनको। फिर वो ये जो मजबूरी है ना, ऐसे केसेस में हमें कभी कभी मजबूरी लगती है कि हमें पता है कि ये इसके बैक पे है, किंतु नहीं पकड़ पा रहे हैं। सर देखा जाए तो पुलिस तुम्हारा एक ख्याल रख रही है, बट पुलिस का जो ख्याल है वो सिस्टम रखता है? व्हेन आई से दिस, क्योंकि जो उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन दिए जाते हैं, चाहे उनको जो जीप दी जाती है, वो व्हीकल दिए जाते हैं, वो इतने अपडेटेड नहीं होते हैं कई बार, या होते हैं, दिखाते हैं कि अभी भी वो जीप में आ रहे हैं उससे पहले अगेन। हम लोगों पे रिसोर्सेज की कमी रहती है, पुलिस में हमेशा रिसोर्सेज की कमी रहती है, बट इसके बावजूद भी धीरे धीरे किसी तरह से हम लोग मैनेज कर लेते हैं, मतलब इतना भी कमी नहीं है, जितना जो है इतना भी कमी नहीं है। और उत्तराखंड ने तो और बेटर किया था, पर थाने को एनुअली 2-3 लाख रुपए और देते थे, क्योंकि थाने वाले कहते थे भाई हम कहाँ से लाएं, कहाँ से केस इन्वेस्टिगेट करने जाएं पैसा, तो वो भी उसकी भी कोग्निजेंस लेकर के उसको भी बेटर किया गया है। सो डू यू फील वी शुड नीड मोर पुलिस फोर्स? हम तो हमेशा ही कहेंगे, गवर्नमेंट कहती है पैसा नहीं है, आप समझे। जैसे जजेस कहते हैं कि इतने पेंडिंग केसेस हैं, हमें और जज चाहिए, ऐसे ही हम लोग हमेशा कहते हैं, कभी पुलिस की रेशो 1000 पॉपुलेशन पे 1.4 के आसपास थी,
एवरेज, अब शायद 1.67 है। हम कहते हैं भाई अमेरिका में तो 4 है, या दिल्ली में भी 4 से प्लस है, तो वो पूरे देश में वो हो जाए तो बेटर हो जाएगा। बट वही है कि फिर उसके पीछे फाइनेंशियल वो भी तो है ना उसका, वो तो हम तो हमेशा ही चाहेंगे कि ज़्यादा मैन पावर हो, ज़्यादा रिसोर्सेज हो, ज़्यादा गाड़ियाँ हो तो बेटर होगा, तो वो थोड़ी बहुत तो रस्साकसी है। सो व्हाई डू आई से दिस, बिकॉज हर इंसान को लगता है कि मेरा केस इंपॉर्टेंट है, तो अगर मुझे हेल्प नहीं मिली तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा पुलिस से। तो इफ़ आई हैव मोर पुलिस फोर्स बेटर होगा, तो कहीं ना कहीं द ट्रस्ट विल बी मोर, द सर्विस विल बी बेटर। कि थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचा जाए तो थोड़ा भी 10 से 20% का चेंज भी बहुत बड़ा चेंज असर इम्पैक्ट लाएगा। और कई स्टेट्स कर रहे हैं बहुत अच्छा, कई स्टेट गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया है और पुलिस की स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज को बढ़ाया। तेलंगाना ने बहुत मॉडर्नाइज्ड व्हीकल्स और वो सब दिया है। यूपी ने कुछ टाइम पहले दिया था 3000 डायल 112 के लिए गाड़ियाँ दी थी पूरा। तो ऐसा मोस्टली अब कर रहे हैं, मतलब लोगों को, पुलिस को, गवर्नमेंट्स को पुलिस की और वैल्यू रियलाइज हुई है। सर आपकी फर्स्ट पोस्टिंग थी इलाहाबाद में, वहाँ दलाल सिस्टम था सर, ये क्या है? नहीं, वहाँ नहीं था, सिस्टम तो है तो सभी जगह, हर जगह है। मैंने वहाँ देखा आपने? वहाँ के कहानी को मैंने मेंशन किया अपनी किताब में। सर क्या था ये क्या दलाल है तंत्र? हाँ, वो जो मैंने कहा था ना 3 महीने हम लोग SHO बन के रहना पड़ता है। हाँ जी, जिससे कि ग्राउंड पुलिसिंग का पता चले चल क्या रहा है। हाँ, तो मैं ASP अंडर ट्रेनिंग गया इलाहाबाद, अब प्रयागराज बोल रहे हूँ डिस्ट्रिक्ट को, है ना। तो NPA के बाद, नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद के बाद, तो वहाँ पे 2-3 महीना तो हम लोग हेडक्वार्टर में रहे, SSP के साथ, SP सिटी के साथ थोड़ा देखा, सिटी पुलिस स्टेशन किया, नॉट एज इंडिपेंडेंट। फिर हमें देहात के थाने में भेजा गया कि अब आप SHO का जॉब करिए। तो हमारे टाइम में, अब तो SHO फुल करते हैं IPS ऑफिसर को, हमारे टाइम में इंस्पेक्टर को हटाते नहीं थे, वहीं बना रहता था वो, पर वो आपकी कमांड में काम करता था बट रहता था वहीं। तो क्या हुआ, फूलपुर था मेरा थाना, जो फूलपुर में मैं एक गेस्ट हाउस में रुका 3 महीने। तो मैं शुरुआती 5 दिन जो है, मैं सुबह जाता 9-1 बजे चला जाता था और शाम को 6-7 बजे सनसेट के टाइम पे वापस आ जाता। कोई मेरे से मिलने नहीं आ रहा था। तो मैं सरप्राइज कि भाई हमने तो सुना था यहाँ बहुत क्राइम है, तो कोई मुझसे मिल ही नहीं रहा है, हो क्या रहा है। तो चौथे 5वें दिन जब मैं शाम को जा रहा था तो सडनली जाते जाते मेरी नज़र बाएं हाथ को उस पर पड़ी। 30-40 लोग खड़े हुए थे एक चाय की दुकान पे। तो मैंने जीप रुकवाई, उन दिनों जीप होती थी थाने में। हाँ जी, आजकल बोलेरो होती है। हाँ जी, है ना, उन दिनों वो कपड़े वाली जीप होती थी। हाँ, तो मैंने कहा भाई रोको जरा यार। तो मैंने उधर से इशारा करके एक बाबा को बुलाया, 30-40 की भीड़ में से। तो मैंने पूछा कि बाबा आप यहाँ क्यों खड़े हो? कहता वो थाने जाना है। मैंने कहा थाने, तो मैं भी थाने में तो बैठ के आ रहा हूँ, तो आए क्यों नहीं आप? कह रहे वो इंस्पेक्टर साहब ने बोल रखा है जब ये IPS साहब चले जाएंगे तब आना। तो ये कैच मेरी समझ में आया कि 4-5 दिन से आदमी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम है जो इस तरह की लोकेशंस पे काम करता है, वहाँ सेटिंग होती है, थाने जाना है कि नहीं जाना, मिलना किससे मिलना है, मैं मिलाऊंगा, कौन मिलाएगा। तो वो उसको कि उन्हें क्या मिलेगा अगर मेरा काम कराऊंगा, बोल लीजिए जो बोल लीजिए। तो वो समझ आया कि इस तरह का सिस्टम कितना गलत है, मतलब आप डायरेक्ट अप्रोचेबिलिटी नहीं है। क्या किया आपने? फिर वो इंस्पेक्टर को हटवाया वहाँ से, SSP को बोल के, और फिर सब कुछ लाइन पे आ गया। होता है कई बार कि 1-2 लोगों की वजह से पूरे सिस्टम की बदनामी हो जाती है कई बार। ट्रस्ट सर, एक केस हुआ हम लोगों के साथ 2 साल पहले की बात है। जो मेरी वाइफ है वो नेटफ्लिक्स की पेमेंट कर रही थी, सब्सक्रिप्शन जो आता है रिमाइंडर कि इस महीने का 800 रुपये 900 रुपये जो भी आता है। तो ईमेल आया, लिंक क्लिक किया उसके ऊपर और पेमेंट कर दी। तो जब हमारे पास मैसेज आया बैंक की तरफ से तो लिखा है कि आपके अकाउंट में से 1,22,400 समथिंग रुपये कट गए। एंड फ़ोन था लाउड स्पीकर पे। वो आता है ना कई बार जब फ़ोन आता है ICICI का कि डियर कस्टमर आपके अकाउंट में से इतने पैसे कट चुके हैं। एंड आई आस्क्ड हर कि तुमने क्या पेमेंट करी, तुमने क्या चीज़ ली है? तो शी सेड कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन था, मैंने वो रिन्यू कराया। मैंने कहा 1,22,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन क्या हुआ? एंड रियलाइज्ड वाज अ फिशिंग स्कैम। लिंक था किसी और चीज़ का, उसको क्लिक किया एंड वी हैड नो क्लू। उसका लोगो पूरा अपीयरेंस वही था। हमने ईमेल आईडी चेक नहीं की थी कि आईडी क्या है। वी थॉट कि चलो ये तो हर महीने करता है, सोचता लिंक खट से हम जल्दी में होते हैं
क्लिक मार Yes. देते हैं, उसी में And- पूरा साइबर क्राइम हो जाता है। हो गया सर हमारे साथ। हम लोग भागे भागे गए पास के साइबर क्राइम स्टेशन पे। वहाँ पहुँच के हमने रिपोर्ट लिखवाई। हमने पूछा कि कितने का कटा है। उनका पहला सवाल ये था, कितने का कटा है। एंड आई कुड सी उनके सामने लिस्ट थी, मतलब ना कि वो एक लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, उनका व्हाट्सएप खुला हुआ है, बैक टू बैक लोगों के आ रखे फ़ोन्स आए हुए हैं लोगों के कि मेरा UPI में इतना पैसा कट गया, इतना कट गया। तो इट्स अ नोन थिंग फॉर हिम कि अच्छा अगर यहाँ कोई इंसान आया तो मतलब उसके पैसे कट चुके हैं। खैर उन्होंने रिपोर्ट लिखी और बोला हम कोशिश करते हैं। तो जमतारा में ये चीज़ें बहुत होती हैं, वहीं से चीज़ें ऑपरेट होती है। नहीं, जमतारा एक हेडक्वार्टर था, तो मेवात भी हो गया, बहुत नए हेडक्वार्टर आ रहे हैं। इवेंचुअली सर अपने पैसे नहीं मिले। सर क्या करें सर? हेल्प देखो, कर ये दो बहुत सर। लंबी कहानी है और इसी के लिए मैंने साइबर एनकाउंटर्स किताब लिखी है। हाँ जी। तो अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें मैंने 13 कहानियाँ लिखी हैं। आपका जैसे 1 लाख गया तो उसमें तो 97 लाख वाले लोग भी हैं। एक पप्पी खरीदने के लिए एक लेडी 66 लाख रुपए गंवा देती है। एक आदमी जो है हनी ट्रैप में फंसता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी लेडी की एक्सेप्ट करती है, वो क्लेम्स टू बी सिटिंग इन लंदन, तो एंड उसको 97 लाख चले जाते हैं। तो बाद में जब हम केस क्रैक करते हैं तो पता चलता है ना तो लेडी थी ना लंदन में बैठी थी, नॉर्थ ईस्ट के थ्रू एक ऑपरेट करा था, अफ्रीकन क्रिमिनल निकला उसके पीछे। तो ये सब है। और साइबर क्राइम की ट्रेजेडी ये है कि उसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है कि 22 लाख एनुअल कंप्लेंट हैं। 22 लाख 1 साल की। और अभी पिछला मैं डाटा देख रहा था तो ये बढ़ करके 27-28 तक पहुंचने वाला है। ठीक है, तो मतलब पुलिस की कैपेसिटी के बाहर है इसको इन्वेस्टिगेट करना, इतने केसेस को। तो इसीलिए इनकी इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही है। तो पुलिस सिर्फ प्रायोरिटी केसेस ही ले पाती है, इसलिए वो कह रहे हैं आपका कितना पैसा चला गया, कि बड़ा मामला तो यार थोड़ा मैं देखूं, फोकस करूं। या कोई कई बार लेडीज़ के साथ कुछ हो जाता है, साइबर सेक्सटोर्शन, बुलिंग, तो ऐसे सेंसिटिव मामले होते हैं तो हम उसको लेते हैं प्रायोरिटी केसेस को। ये है इसकी साइबर। मतलब हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं है सर। देखिए जिसके बेचारे का 20,000 भी है वो भी इम्पोर्टेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्टली। और वो आसान नहीं है, आसान नहीं है ये सब चीज़। सो वी रिमेंबर हमने फॉलो अप किया। तो माई फादर इज़ अ लॉयर, तो बात हुई जाना, तो बोला कि देखो साहब एक अफसर को वहाँ भेजेंगे झारखंड, रांची के आसपास जहाँ भी जंगलों में, कैसे ट्रैक करेंगे, क्या करेंगे, इतना तो आपके लिए खर्चा नहीं हो जितना खर्चा हमारा हो जाएगा ट्रैक करने में। तो मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो आप यार। कई बहुत सारी उसकी इक्वेशन है, जामताड़ा में जाओ, मेवात में जाओ, हाँ, वो पूरे के पूरा गांव पुलिस को घेर लेता है। yes. तो उनको कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट मिल रखा होता है, पब्लिक रैप्स का भी सपोर्ट मिला, क्योंकि पूरा सिस्टम उस पर थ्राइव करने लग गया है। करप्शन भी इसमें इन्वॉल्व है, और इसलिए हम लोग टीम भेजते तो 20-25 से कम भेजते नहीं थे लोकल पुलिस का सपोर्ट लेने को। कई दिन हमारी टीम वहाँ पड़ी रहती है। तो फिर भी हमने बहुत केसेस क्रैक, मैं कह रहा हूँ ना, फिर भी प्रायोरिटी केस ही कर पाते। 100% केसेस को क्रैक करने का कैपेबिलिटी नहीं है, आदमी नहीं है इतने हमारे पास। सर कैट फिशिंग एक टर्म है जहाँ पे एक इंसान जो नहीं है वैसा पोर्ट्रे करता है ऑन सोशल मीडिया, कि सपोज आई एक्ट एज अ वेरी रिच मैन ऑन द इंटरनेट एंड एक महिला को मैंने बेवकूफ़ बना दिया और फिर उससे पैसे ले लिए। ऐसा केस हम सुनते हैं। तो इन्हें कैसे क्रैक करते हो सर आप? नहीं, ये भी तो वही हुआ जो हनी ट्रैप है। हनी ट्रैप में क्या एक्ट कर रही है, वो एक खूबसूरत महिला बनने की कोशिश कर रही है, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, और फिर वो उसके जाल में फंसा के फिर कहीं कोई ना कोई इमोशनल इशू बना करके धीरे धीरे पैसा जो अपने अकाउंट में। तो वही है, ये भी वही केस है, ये रिवर्स है उसका, रिवर्स हनी ट्रैप है कि एक आदमी है वो दूसरी लेडी को फंसा रहा है कि आई एम स्मार्ट, हैंडसम, यंग एंड पैसे वाला रिच। दिस इज व्हाट ऑल बॉक्सेस आर चेक्ड। गर्ल्स मतलब लेडीज को जो अच्छा लगेगा उस तरह से फंसा रहा है, और फिर सडनली वो अचानक कोई ना कोई बहाना बनाएगा कि मुझे नहीं मैं ऐसे फंस गया, मेरा सब निकल गया कहीं है, या मैं एयरपोर्ट पे फंसा हूँ, कस्टम वालों ने रोक लिया, यहाँ मांग रहे हैं, मेरा वो काम नहीं कर रहा, मेरा जो कार्ड है, कुछ ना कुछ करके ये सब ड्रामे करते हैं। तो दीज आर बेसिकली नॉन ट्रिक्स जो ट्राई करते रहते हैं, तो हम लोग फंस जाते हैं। तो सोल्यूशन क्या है सर? मतलब किसी ने की एक फॉर्म ऑफ फिशिंग है, मतलब अपने जाल में फंसा। यस सर, डीप फेक के ज़माने में जहाँ पे जो एक्ट्रेसेस हैं उनके डीप फेक्स बन रहे हैं, रश्मिका जी हैं, आलिया जी हैं, अमिताभ जी हैं, उन्होंने आके बात भी करी कि दिस इज़ सो स्कैरी।
सोल्यूशन क्या है सर कि क्या कर सके, बिकॉज आवर डेटा इज़ देयर। आज मेरी वीडियो, आपकी वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल है, द फेस कैन बी यूज्ड, उसे कहीं भी आप लगा दो, कुछ भी आप बुलवा दो, एंड द फैमिली में बिलीव। आवाज़ को हम लोग क्लोन कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम टू सेम, कि आप यू कैन डिस्टिंग्विश कि ये सही है गलत है। ये सब यही का कमाल है ना। यस सर। पहले ज़माने में फेक होता था, अब डीप फेक होता है। डीप फेक मतलब आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते। तो सर हाउ डज पुलिस डू इट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इतना क्लोज चले गए कि वो जो जो गैप रहा ही नहीं। तो वो तो फिर जब फोरेंसिक जांच होगी तो पता चलेगा कि ओरिजिनल नहीं है ये वीडियो, फोरेंसिक से सब पता चल जाता है। बट वही है कि तब तक डैमेज हो चुकी होती है। मैं तो ये कहूँगा इन सब के अगेंस्ट लॉज को और बहुत कठोर होना पड़ेगा। अभी लॉ बहुत कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा कठोर होना पड़ेगा, और इसमें जो साइबर पुलिस स्टेशंस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और इसमें बहुत ही एक वॉर फुटिंग पे ऐसे लोगों के अगेंस्ट काम करना। अभी उनको डर ही नहीं है। पुलिस वाले का वो फेक आईडी बनाए थे, मेरा एच DGP फेक आईडी बनाया, चीफ जस्टिस का बनाया है, तो उनको डर ही नहीं है, बिकॉज वो उनकी वॉल्यूम ज़्यादा है और पुलिस की कम है। हाँ, और कानून बहुत कमज़ोर है। सर क्या लॉ आना चाहिए आपके हिसाब से अगेंस्ट? 3 साल की सजा है। ऐसे में तो डीप फेक में तो उठा करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। भैया आप किसी की पूरी रेपुटेशन लाइफ लॉन्ग ख़राब कर रहे हो कैसे? तो कानून को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना। पीपल इवन सेड कि सपोज इलेक्शन के टाइम पे किसी का अगर डीप फेक आ जाता है, एनी पॉलिटिशियन, एनी लीडर, पीपल माइट बिलीव इन हिम कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला, राइट्स हो सकते हैं। हाँ, उससे नहीं राइट्स होने लगते हैं, फिर पूरा इलेक्शन स्विंग हो जाता है। हाँ, वोट्स कहाँ गए, किसको तो गए। ये और ख़राब होगा। ये AI के जो मिसयूज हैं, इसको अगर हमने बहुत ही आयरन हैंड से रोकना पड़ेगा। नहीं रोका तो फिर ये सोसाइटी के लिए बहुत घातक और ख़तरनाक हो। सर ऐसा कोई साइबर क्राइम जो इट वाज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन कि अरे ऐसा भी हो सकता है, दिस इज़ लाइक अमेजिंग? सारे हर रोज़ नए नए आते हैं यार। ये किसने सोचा था ये जो डिजिटल अरेस्ट इस लेवल पे आ जाएंगे कि लोगों को घरों में अरेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिजिटली, और आदमी इतना डर जाता है कि कमरे के बाहर नहीं जा रहा। उनके खाते में 10-20 लाख नहीं, 1, 2, 4 करोड़ 5 करोड़ डाल देता है कि सामने ED वाला है, CBI वाला है। ये डिजिटल अरेस्ट है। कितनी खतरनाक सर क्या सर बताएंगे आप? क्या चीज़ है थोड़ा बताएंगे आप? डिजिटल अरेस्ट इसको बोल रहे हैं। हाँ जी, क्या होता है ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है कि अभी लेटेस्ट आया है जी। ऐसे तो 1 साल हो गया इसको, पर अभी तक लोग जाल में फंसे। ट्रेंडिंग है हर बार। हाँ, हर बार वो नया ट्रेंड ढूंढ लेते हैं ना, जब तक लोग अवेयर होते हैं तो तब तक नया ले। वो क्या बोलेंगे कि जी आपका कोई पार्सल आया है, उस पार्सल में ड्रग्स है, और ये ED वाले हम बोल रहे हैं, CBI वाले बोल रहे हैं, या नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से बोल रहे हैं, उसी की ड्रेस में आएंगे, डिजिटली आपके सामने बोलेंगे आपको हमने अरेस्ट कर लिया, आप बाहर नहीं जा सकते। आप बाहर जाएंगे तो आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, समझे? फिर आपके बच्चों को भी मुलजिम बना देंगे। तो बंदा वहीं पे कमरे में रहता है, फिर बोलेंगे आप इसे बाहर आना चाहते हो, तो दूसरा बंदा आएगा कि चल सेटल कर लो, 10 लाख 20 लाख करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र हो रहा है। एक डॉक्टर से 4 करोड़ ले लिया इस नाम का। तो ये डिजिटल अरेस्ट है। बस डरते हैं, हमें डर से बाहर आना, और वो सोचते हैं एक्चुअली पुलिस वाले हैं। नहीं है पुलिस वाले, आप कंफर्म तो करो, कॉल करो पुलिस वालों को, अपने लोकल पुलिस स्टेशन से कंफर्म। ये सब फेक है, सब साइबर क्राइम है। सो नाउ आई रिमेंबर, मेरे पास एक मैसेज आया था फ्रॉम टाइप ऑफ लाइक कोरियर सर्विस, एंड आई आस्क्ड माय वाइफ कि यार हमने तो मंगवाया नहीं कुछ, किसने भेजा कुछ, हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, एंड घर पे कुछ नहीं आया। इट वाज जस्ट अ ट्रैप अगेन। हाँ, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, अच्छा किया, नहीं तो आपके पीछे पड़ जाते। वाओ सर, एक ऐसा एडवाइस जो हम जैसे नए टेक सेवी यंग जनरेशन के लिए कि भाई संभल जाओ वरना। नहीं, एडवाइस तो यही है कि डिजिटल वर्ल्ड में 100% सेफ तो कुछ नहीं है। और आप सोचते हो कि हम टेक सेवी हैं तो हमारे साथ साइबर क्राइम नहीं होगा, ये खाली एजेड लोगों के साथ होता है, ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब एक वेबसाइट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक एक्स्ट्रा डॉट तो चाहिए, वो आपको दिखेगी भी नहीं। 0 का O बना दो, O का 0 बना दो, तो भी आपको पता नहीं चलेगा, है? तो मतलब ये जो है ना, हमको बहुत अलर्ट रहना है और बहुत क्वेश्चन ज़रूर पूछना है कि ऐसा क्यों आ रहा है, व्हाट वाई व्हेन वेयर जो हम करते हैं ना, दिमाग को अलर्ट रखते हुए सवाल पूछते हुए चलना है, तभी हम इससे बच सकते हैं। सडनली अचानक कहाँ से आ गया? जब मैंने पार्सल भेजा नहीं तो मेरे को क्यों कह रहे ड्रग्स आ गई पार्सल में, मैंने भेजा ही नहीं। ठीक है यार, तुम बकवास कर रहा होगा। मतलब हमें कॉन्फिडेंट भी रहना है। डर, इट इज़ फियर साइकोसिस, या हमारा लालच, ग्रीड,
और यह हमारी क्यूरियोसिटी, इन 3 चीज़ों का फ़ायदा उठाता है साइबर क्रिमिनल। इन 3 चीज़ के बाहर आना है। उससे कैसे बाहर आए? ये तो माया है सर। अलर्ट होके बाहर आना है। ये तो माया है। अलर्ट होके बाहर माया आना से है। वैसे कैसे? कभी कभी अनजाने में हो जाता है। हाँ। एक्सटॉर्शन के ऐसे केसेज आए जब स्टार्टिंग में आया, तो पहले तो क्या था ना, रियल में आपको हनी ट्रैप करेंगे, ठीक है, और फिर आपके साथ दूसरा बंदा न्यूड है, आपको भी न्यूड करने होगा, चैट करेंगे और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तब सेक्सटोर्शन शुरू होगा, ब्लैकमेलिंग शुरू होगी। अब एक नया तरीका देखा, मतलब सोचिए, हम लोग कई बार चल रहे हैं गाड़ी में, फ़ोन आया, उन्हें उठा लिया। आजकल क्या करेंगे, अननोन वीडियो कॉल आ रही है, आपने उठा लिया, उधर से बंदा न्यूड, बंदा है बंदी, तो आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया, फिर आपके ब्लैकमेलिंग शुरू। आप यू हैड जीरो इंटेंशन एंड जीरो मतलब रॉन्ग फ्रॉम योर साइड, फिर भी आप फंस गए। ऐसे लोग फंस रहे हैं। सर कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज जनरेशन? यस, वेरी स्कैरी, वेरी स्कैरी, लाइफ और स्कैरी होता जा रहा है। वेरी स्कैरी। साइबर क्राइम ने दुनिया बहुत बदल दी है, इसलिए हमको इसको उसी स्केल पे, एमएचए बहुत कर रही है इसके लिए, बहुत काम किया एमएचए ने, फिर भी हमें उसी स्केल पे इसको लेना पड़ेगा, इस चैलेंज को, और कानून को और कठोर बनाना पड़ेगा। सो आपकी जो बुक है साइबर एनकाउंटर्स, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं सर? इसमें यही साइबर क्राइम की कहानियाँ हैं, और फिर उसमें टिप्स हैं कि कैसे बच सकते हैं, कैसे हम फंसते हैं। 3 टिप्स है, द गोल्डन टिप्स। तो यही है कि किसी को भी अपना जो है ना पासवर्ड किसी भी रूप में अपनी डिटेल मत दीजिए उसमें, चाहे वो आपका OTP हो, चाहे आपका KYC डिटेल्स हो, कुछ नहीं, ऑनलाइन देना ही नहीं है। बैंक जाके दे दो, पर ऑनलाइन मत दो, यानी कौन फेक बंदा। जब तक आप 100% श्योर ना हो जाओ, उस कॉल को काटो, फिर आपके पास जो नंबर है मोबाइल से कंफर्म करो कि आप बात कर रहे हो क्या, आप समझ गए? जी जी जी, है ना? राइट। तो हाँ, वो काम करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कोई भी अननोन लिंक को खोलना ही नहीं है, उसके थ्रू आपका मोबाइल क्लोन हो सकता है, उसके थ्रू आपके मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर डल सकती है, आप पे पूरी नज़र हो सकती है, आपके फ़ोटो वीडियो सारा डाटा दूसरे बंदे के हाथ में पहुंच जाएगा। तो दूसरा यह है कि ये बिल्कुल भी नहीं वो करना है। और तीसरा, अपने सारे पासवर्ड जितने स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उतने बनाइए पासवर्ड, और जितना भी मतलब डबल मल्टीपल ऑथेंटिकेशन होता है ना, वो रखिए, क्योंकि हम लोग 1 2 3 4 बना देंगे पासवर्ड, या अपना डेट ऑफ बर्थ बना देंगे, या दोस्त का नाम बना देंगे, वाइफ का, क्योंकि आप सोचते हैं मुझे इजीली याद रहेगा। ये आपको याद रहेगा, दूसरा को, क्रिमिनल को क्रैक करना भी तो आसान रहेगा। उसे तो सोशल इंजीनियरिंग से आपके सारे फ्रेंड्स के नाम पता है, आपकी पूरी फैमिली का नाम पता है, तो आप थोड़ा टफ और मिक्स्ड करिए ना, थोड़े कैरेक्टर्स, थोड़े अल्फ़ाबेट्स, थोड़े नंबर्स हैं। So the problem is, sir, we have so many websites, so many accounts and so many passwords. इतने सारे पासवर्ड याद नहीं हो पाते। फिर लिख लीजिए, अपनी चाबी में रख लीजिए घर में, ऑनलाइन मत डालना उनको। सर फिर याद कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर बैठे हो, आपको याद नहीं है पासवर्ड, यू कांट गो बैक होम एंड चेक द पासवर्ड। घर में बैठे किसी को बोलो वहाँ पे मेरी की रखी है, उसको बताओ। बट फ़ोन में ना रखो। हाँ, फ़ोन में मत रखो, और अपने जो 2-3 की पासवर्ड है याद रखिए। आपकी मेल है, सब कुछ मेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, या आपका मोबाइल खोलने का है, क्योंकि मोबाइल पे OTP आएगा जी, उतना याद रखिए, बाकी सबको लिख कर रख लीजिए। और उनको कठोर टफ बनाइए। मैंने कहा ना, ऐसा कॉम्बिनेशन बना दो तीनों चीज़ों का, एक तो लेटर अल्फ़ाबेट्स हैं, फिर आपके 1 2 3 4 हैं, और फिर कैरेक्टर्स हैं, हैशटैग, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी है, हैं, ये सारे का मिक्स बनाइए, तो जिससे उसको आसान नहीं रहेगा ना। आपको तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन का पता ही होगा ना, मैं तो IIT का हूँ। तो अगर 8 कैरेक्टर हैं, 8 जगह है, तो 8 में आपकी प्रोबेबिलिटी, हर कैरेक्टर को 8 जगह से, या 26 हो गए आपके वो, ठीक है, 26 प्लस 10 ये हो गए 1 2 3 4 नंबर्स, तो 36 हो गए, प्लस कुछ और हो गए हैं, फिर वो तो 50 × 50 × 58 टाइम्स, कितनी ट्राई मारनी पड़ेगी उसको क्रैक करने के लिए, हैं। और आपने दोस्तों के नाम लिखने हैं तो उसको 10-20 ही टाइप करने आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ टाइप करते हैं मोस्टली लोग, हैं, तो वो ये तो सबसे पहले क्रैक वाला ट्राई करेगा ना। So if you had to change one thing in the current system, वो क्या होता सर?
जैसे अब आप सर्व नहीं कर रहे हो, यू फेल्ट कि काश आई कुड हैव गॉन बैक इन माई टेन्योर एंड डन दिस, वो क्या होता देखो, सर? जो मैं करना चाहता था वो तो मैंने किया, पर यह है कि सिस्टम में सब कुछ आपके हाथ में तो होता नहीं है, क्योंकि हम एक बड़े सिस्टम में भी काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी जो है ना, ऐसी विश लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि इंसान की यस, लिमिट्स, हाँ, विशेस। विश लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं तो गांव से उठा था और मैंने जाने कितने, जो मैं चाहता था कि भाई हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क लाए, हमने किया। हमने कोरोना में ऐसे ऐसे ट्रेंड सेट किए, पूरे देश की पुलिस ने फॉलो किए, जो मैंने सेट किया एज डीजीपी उत्तराखंड। तो ऐसा नहीं है, तो हमने मिशन हौसला चलाया, मैंने ऑपरेशन मुक्ति चलाया, तो ठीक है, जो हम बेस्ट कर सकते थे हमने किया, मतलब। तो ऐसे न तो मेरा कोई रिग्रेट नहीं और न कोई ऐसी वो विश लिस्ट रह गई कि भाई काश ऐसा हो जाता, तो क्योंकि फिर उसका कोई एंड नहीं है। और दूसरा क्या है ना, सिस्टम में हर एक के अपने रोल है, मैं सबका रोल थोड़े टेक ओवर कर सकता हूँ। ट्रू। एंड सर, आई बीइंग फ्रॉम उत्तराखंड, बीइंग फ्रॉम देहरादून, आई कैन से दिस कि आई हैव विटनेस्ड इट। जो आपने किया अपने अंतराल के दौरान, आई हैव विटनेस्ड इट। मित्र पुलिस। हमने लोग पुलिस को पब्लिक के नज़दीक लाया, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि पुलिस पब्लिक के लिए बनी है, और उसका डर पब्लिक में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसका डर बदमाशों में होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने जो है ना स्ट्रांगली, जिसे कहते हैं ना, इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। एक सपोर्टिव थी पुलिस पे, ये नहीं कह रहा हूँ बिकॉज आप आज मेरे सामने बैठे हुए हैं। आई एज अ सिविलियन हैज़ विटनेस्ड इट, सो एक फैबुलस जॉब। लेकिन एक और सवाल है सर, बिफोर वी से बाय बाय टू ईच अदर। 26/11 में जो हुआ, पुलिस वॉज द फर्स्ट वन जिनको भेजा गया टू फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट्स, जिनकी ट्रेनिंग उनको नहीं कराई जाती है। ऐसा भी होता है, जो वो एक बहुत ही एक स्पेशल केस है, बट बोला गया कि जाओ और लड़ो। इतने सारे ऑफिसर्स की डेथ हुई, शहीद हो गए। कहाँ पे गैप है? नहीं, ये दोनों में ही गैप है, दोनों तीनों स्टेटमेंट्स में ही। पहली बात कि पुलिस की ट्रेनिंग नहीं होती है, वो गैप है। ऐसा नहीं है, पुलिस को, हम हर आईपीएस ऑफिसर को भी एंटी टेररिज्म की ट्रेनिंग है। हाँ, फर्स्ट, ये प्राइम रोल नहीं है हमारा। हाँ, प्राइम रोल हमारे बीसीओ काम है ना। तो बट वी डू हैव एंटी टेररिस्ट ट्रेनिंग और पूरा नॉलेज है सिस्टम का। दूसरा, उनको भेजा गया, मारे गए, वो बाई चांस है। बाई चांस है कि किसने सोचा था इतना बड़ा अटैक होगा, जो पूरा पाकिस्तान से मास्टरमाइंड हो रहा है, कोई पीछे से कंट्रोल कर रहा है। आदमी सोचता है कोई आगे कहीं से और हम जाके फेस कर लेंगे, तो वो सडनली ट्रैप हो गए। वो आप समझ गए, संभलने से पहले फंस गए, समझ गए। तो नॉर्मली आदमी सोचेगा ना, जाएंगे मोर्चा संभालेंगे, फोर्स को तैयार करेंगे, तो वो टाइम नहीं मिला उन लोगों को। तो कभी कभी जिसे बोलते हैं ना कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, क्या अब तो उन्हें सफलता ही मिल जाती। हमारा एक जवान ने ही कितना अच्छा काम कर लिया था, क्या तुम्बे नाम था क्या, तुकाराम, हाँ, तो उसने कितना अच्छा काम कर लिया। तो वो, मैं वही बोल रहा हूँ, चांस की बात होती है कई बारी। तो ये बैड लक था उस दिन उनका, जो बेचारे जो शहीद। एक तो मेरा बैचमेट ही था उनमें से, अशोक कामटे, वो ट्रेंड विद अस, पूरा आईपीएस का ट्रेनिंग हमारे साथ किया। तो ये सोचना कि हमारी ट्रेनिंग नहीं है, या ये सोचना कि उनको गलत भेजा गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रोल है, हमारा काम है, ठीक है। उसमें औरों का भी काम है, जैसे कि जो हमारी एनएसजी है, कमांडो फोर्स है, बट वो ऐसा तो नहीं है ना, फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो पुलिस ही है ना। जैसे हमारी पाकिस्तान बॉर्डर पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो बीएसएफ है, बाद में आर्मी आती है पीछे। तो वही है, टेररिज्म में हो, क्राइम में हो, ऑर्गेनाइज क्राइम हो, फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी की बात है। फिर हमें लगेगा हमारे बस का नहीं है या हमारे पास कम रिसोर्सेज है, तो हम बीएसएफ, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री को बुलाएंगे, एनएसजी को बुलाएंगे, उसमें टाइम लगेगा ना। पहला तो झटका पुलिस को फर्स्ट झेलना ब्लो है। पुलिस को ही मिलेगा। तो इसमें वो तो मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, अदरवाइज इसमें कोई सिस्टम में कोई कमी नहीं है सच। और उसके बाद सिस्टम सुधरे भी हैं, क्योंकि जैसे पहले एनएसजी सिर्फ दिल्ली में एक हेडक्वार्टर, अब 4 हेडक्वार्टर बना दिए देश भर में, जिससे जल्दी जा सके। एनएसजी को वो जो हेलीकॉप्टर अवेलेबिलिटी फास्ट करा दी, फिर उनकी स्लीदरिंग की ट्रेनिंग करा दी कि हेली ले जाके किसी भी बिल्डिंग पे उतर सकते हैं। ये सारा मतलब थोड़ी हमारी प्रिपेयर्डनेस बढ़ी है, पहले नहीं था ऐसा। 2008 के बाद हमारी एंटी टेरर फाइट की कैपेबिलिटी बढ़ी है।
सर फैमिली कितनी इम्पैक्ट होती है इस पूरे लाइक टेन्योर में, जहाँ पे आपका कोर जो फोकस है वो देश के लिए है, अपनी स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए है? फैमिली आपके साथ ही पुलिस की ज़िंदगी जीती रहती है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत इम्पैक्ट होता कहते होगा। रहो ना, उसका इम्पैक्ट ये है कि जैसे आप पुलिस की ज़िंदगी जी रहे हो, वो भी साथ साथ आधी पुलिस बन जाती है। उन्हें पता है कि इसके टाइम का कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी तो हम लोग कोई किसी मान लिया बर्थडे में किसी को हमने इनवाइट किया कि आज सेलिब्रेट करेंगे, खुद ही नहीं पहुँचे हैं, तो उनको इस बात का एहसास हो जाता है, आदत पड़ जाती है। और बाकी दूसरा उनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उनको जो झेलना पड़ता है, ये तो बड़ी बात नहीं है, वो ट्रांसफ़र्स का है, क्योंकि हम लोग के बड़े फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होते हैं। खासकर जब हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की सीट में होते हैं ना, लोगों की नज़रों में से ज़्यादा पावर की सीट कहेंगे, जैसे एसपी एसएसपी ज़िले के होते हैं या डीसीपी बोल लीजिए, तो फिर वो कई बार ट्रांसफ़र फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। तो उसका भी इम्पैक्ट उन पर पड़ता है कि भाई बच्चे फिर जो है ना आपके चेंज ऑफ चेंज स्कूल। होते हैं। मुझे याद है कि मेरी बेटी के 3rd क्लास पास होते होते 9 स्कूल बदल गए थे। 9 स्कूल? ब्राइटलैंड्स 9वां स्कूल था उसका। तो ऐसा भी होता है। तो फिर उसके बेचारे के फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, मुश्किल होगा ना लाइफ। बट आज इज एन IPS ऑफिसर। चलिए, तो लकी है। नहीं सर, इट वाज मेंट टू बी, आई मीन आपकी गाइडेंस के अंदर। नहीं, बट इट्स नॉट सो इजी ऑलवेज एंड वेरी डिफिकल्ट, बट शी कुड मेक इट। उसको शी वाज सपोज्ड टू, शी वेंट फॉर ए स्पोर्ट्स कैरियर एंड अचीव्ड अ लॉट, एक्सेप्ट ओलंपिक्स वो सब खेल ली, एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप। बस वो लास्ट स्टेज पे उसका इंजरी हो गया, सो शी हैड टू अंडरगो सर्जरी, तो देन शी डाइवर्टेड एंड लकीली गॉट इनटू IPS. Thank you so much, sir. Thank you. It was an absolute honor having you Thank on you the so show. much. Thank you, please.